आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि 320 एमबीटी पाकिस्तान को सप्लाई हुए यूक्रेन में। इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करेगा, ये और आपने कहा। किसके खिलाफ? और तो कोई लड़ाई उनका है ही नहीं लड़ाई। आज हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप ऑयल क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स सप्लाई आ रहा है, पैसा आ रहा है, आर्म सप्लाई। अगर उनके खिलाफ जिन्होंने कहना शुरू कर दिया तो वो उसको स्क्वीज करेंगे, उसको रोक देंगे। मैं आपको बताऊं, आज तो ये हिंदुस्तान को बड़े लेक्चर दे रहे हैं कि आप वहां से बंद करना शुरू कीजिए। अगर आप ही के कंट्री में ऐसा हो रहा हो तो क्या होता? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जो बयान है उसको भी आपको थोड़ा-सा जो है डाइसिफर करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत चूंकि रूस से तेल खरीद रहा है और हम जानते हैं कि वो वॉल्यूम कितना बड़ा है और आप ही रोक सकते हैं। अगर आप तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस को जो है उसकी ये आर्थिक संकट बढ़ जाएगा और वो हमारे खिलाफ ही लड़ाई बंद कर देगा। ये इज ही ट्राइंग टू सिंप्लीफाई अ प्रपोजिशन? देखिए, ज़ेलेंस्की का जो कहना है ये मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। मैं आपको बताऊं, आज तो ये हिंदुस्तान को बड़े लेक्चर दे रहे हैं कि आप वहां से बंद करना शुरू कीजिए। अगर आप ही के कंट्री में ऐसा हो रहा हो तो क्या होता? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जब वहां पे राजदूत था, आज से 25 साल पहले की बात है, और उस समय एक चीज हुई थी, वो थी सप्लाई ऑफ मेन बैटल टैंक्स, एमबीटी। उसका नाम है, टैंक का नाम T80UD। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि 320 एमबीटी पाकिस्तान को सप्लाई हुए यूक्रेन में। ये आजकल आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपके पेपर्स में भी नहीं, कोई एनालिस्ट भी नहीं बता रहा। $500 बिलियन के इन्होंने सप्लाई की। मैंने जाके उनसे प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आप ये सारे इनको दे रहे हैं, इनकी क्षमता बढ़ेगी और हमारे हिंदुस्तान के बाद लड़ाई करेंगे और आपको ये इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करेगा, ये और आपने किसके कहा। खिलाफ? और तो कोई लड़ाई उनका है ही नहीं लड़ाई। तो मैंने ये जब बताया तो उनके जवाब बताया, उन्होंने कहा, क्या कहा, भाई ऐसा है, हम तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, हम तो जिसको भी खरीदने आएगा हम उसको देंगे। और मुझे ये कहा गया अगर आपको जरूरत है आप हमसे भी लीजिए। ये एक मुल्क उस जमाने में मुझे जो जवाब दिया था, आज हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप ऑयल क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? हमारी रिक्वायरमेंट है। हम आपके प्यार की वजह से अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ दें, प्राइसेस से 25% 30% ज्यादा दें? कोई भी मुल्क नहीं करेगा। लेकिन अंबासिडर सोनी, आपसे ये भी समझना चाहता हूं, और अभी कुछ देर पहले मैं और पल्लवी इस बारे में बात भी कर रहे थे कि ये जो तमाम सीख और नसीहत ज़ेलेंस्की कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं, भारत को ही वो देते हैं, लेकिन यूरोप के वो तमाम मुल्क जो हैं उनके खिलाफ वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि रशिया से गैस की सप्लाई तो जर्मनी के लिए भी जा रही है, यूरोप के लिए भी जा रही है, दूसरे कई मुल्क भी ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? वो यही है कि क्योंकि वो तो उनके पे मास्टर्स है ना। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स सप्लाई आ रहा है, पैसा आ रहा है, आर्म सप्लाई। अगर उनके खिलाफ जिन्होंने कहना शुरू कर दिया तो वो उसको स्क्वीज करेंगे, उसको रोक देंगे। तो वो कह ही नहीं सकते। सिर्फ हम हमारे साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमसे हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक इतना वो है, संबंध नहीं है। उसके अलावा हम उनको इतना देते नहीं है एड, और जितनी भी उनको सप्लाई लाइन देते हैं, तो इसलिए हमारे साथ वो कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि पश्चिमी मुल्क उनको जो है हथियार दे रहे हैं, इसलिए उनका तेल लेना माफ है, ये कहना चाह रहे हैं आप? एब्सोल्युटली। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे जमाने में इतना गैस सप्लाई ऑफ गैस हुआ करता था जर्मनी में, फ्रांस में, और ये जाया हुआ करता था। उस वक्त जो सप्लाई लाइन थी, खासकर जो पाइपलाइन थी, वो रूस यूक्रेन के थ्रू जाती थी। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो ये सप्लाई लाइन जाती थी उसमें कई बार ये हुआ करता था कि थोड़ा सा रूस की लाइन में से थोड़ी चुराई हुई लेते थे। बहुत सारी गैस वहीं पर ही रह जाती थी यूक्रेन में। और बाद में जब रशिया को पता लगा तो उन्होंने बताया कि, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ से कितनी चोरी हुई है, उसके लिए उनको पैसे देने पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट दिस, टिल लास्ट ईयर तक जर्मनी सप्लाई ले रही थी, फ्रांस ले रही थी, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्री जा रही थी। तो उनको तो नहीं कह पाते ना, हम ही को कह पाते हैं। लेकिन हम अगर बात मान लेंगे तो फिर कैसे हो सकता है भाई? हमारे लेकिन अंबासिडर सोनी, दुनिया के कई मुल्क इस बात की, इस दलील को भी स्वीकार करते हैं ना। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये कहना है, या यूक्रेन के लोगों का ये कहना है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एग्रेसर रूस है, इसलिए विड्रॉ रूस को करना पड़ेगा। जिन तमाम वो शर्तों की बात कर रहे हैं, भाई इसके अंदर वो कहते हैं कि जस्टिस ऑफ वॉर लाइज विद अस, वो हमारे खिलाफ आक्रमण हुआ है, इसलिए हम आक्रामक को कह रहे हैं,
और वो तो यहां तक कहते हैं कि भाई आपके खिलाफ पाकिस्तान ने जब कार्रवाई की थी तो आपने क्या कहा था, यही कहा था कि भाई जो लोग घुसपैठिए अंदर आए हैं वो वापस जाएं। देखिए ये भी हास्यास्पद बात है। हम्म क्यों क्यों हास्यास्पद बात है कि जब हम्म यूक्रेन ये कह रही है कि जो हम्म जो इनके जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किसने चेंज की, रूस ने नहीं की। हम्म हम्म यूरोपियन यूनियन ने कहा, इनको यूक्रेन हम्म को कहा कि भाई आप अपनी मेंबरशिप लाइए, नेटो में लाइए, हम्म हम आपको यूरोपियन हम्म यूनियन करेंगे। आप ये समझिए कि हम्म रशिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, सॉफ्ट अंडरबेली क्या है, यूक्रेन। हम्म हम्म अदरवाइज 1000 किलोमीटर वेस्टर्न यूरोप से रूस का जो बफर जोन है वो यूक्रेन प्रोवाइड करता हम्म था। तो अब आप वो सिक्योरिटी, अब उस लाइन को आप रशिया तक ले जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर अंदर तक। तो उनके हम्म उनके नेक्स्ट डोर हो गए ना। जब नेक्स्ट डोर हो गए पर तो इसमें आपने तो ऐसा लगता है एम्बेसडर सोनी कि ये रूस की नर्वसनेस है। आपने चीज की इसमें ना। इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रूस का डर और उसकी जो आशंकाएं हैं उसके कारण वो चाहता है इंश्योर करना कि ये बफर बना रहे। लेकिन यूक्रेन के पास में ये एक संप्रभु, एक सॉवरेन देश होने के नाते ये तो चॉइस उसके पास होनी चाहिए ना कि वो किस अलायंस को, किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। इसके विरुद्ध क्या तर्क हो सकता है? नहीं नहीं, उसकी विरुद्ध तर्क नहीं है, लेकिन उनको उनका रिएक्शन, हम्म रूस का ये हम्म रिएक्शन होगा कि आप तो, हम्म आपने जो कंडीशनलिटीज दी थी, आपको याद होना चाहिए बुडापेस्ट हम्म एग्रीमेंट क्या था कि हम्म आप यूक्रेन के अंदर ये सब मिलिटराइजेशन नहीं होगा। सब आज हम्म यूरोप भूल रहा है। आप उनसे पूछिए व्हाट वाज द हम्म बुडापेस्ट एग्रीमेंट। हम्म Agreement was that there will be no change in the security situation on ground. हम्म There will be no हम्म infusion of fresh arms into Ukraine. More importantly, हम्म they will not ask for membership of the European हम्म Union. That हम्म that conditionality has changed. If they हम्म can change, so can Rus also react to it. उसके खिलाफ वो भी कह हम्म सकते हैं ना, भाई हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हम्म क्या है, हम क्या, हमारा हम्म सिक्योरिटी बनी रहे। अब आप 1000 किलोमीटर आप हमारे पास, हमारे, यू आर ब्रीथिंग डाउन हमारे बॉर्डर्स, तो हम उसको हम्म रिएक्ट नहीं करेंगे। हम, उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी क्राइमिया। बिकॉज जी क्राइमिया का तो नॉट जस्ट ब्लैक सी का ही नहीं, उनका उनका नेवल पोर्ट था। हम्म तो अब सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये हमने आपको 40-50 साल में आपको दान में दिया था। लेकिन क्यों दिया एम्बेसडर था? सोनी, अगर कोई भी समझौता होता है तो समझौते के लिए दोनों पक्षों को कोई ना कोई कंसेशन तो देना पड़ता है। देना रूस क्या पड़ेगा। कंसेशन देने के लिए तैयार है और यूक्रेन क्या कंसेशन देने के लिए तैयार है, इसी के बाद बातचीत की मेज के ऊपर वो ड्राफ्ट तय हो पाएगा। तो आपके हिसाब देखिए, से ये कब आखिर लड़ाई खत्म होगी, कैसे, कब होगी? और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके अंदर भारत की भूमिका क्या और कैसी हो सकती है? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अगर आप समझते हैं कि क्राइमिया रूस छोड़ देगा, ये आप बहुत गलती कर हम्म रहे हैं। रियलिटी हम्म नहीं है सिचुएशन। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनका, और आगे हम्म सारी ब्लैक सी फील्ड को वो नहीं छोड़ सकते। उन्होंने, हम्म इट्स अ नो नो कंसेशन एरिया। हाँ, हम्म रूस को अगर कुछ चीजें और मिल जाए, जैसे कि ईस्टर्न पोर्शन यूक्रेन में है, उसमें रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनको थोड़ा सा हम्म आप आना जाना ओपन बॉर्डर कर दीजिए, वो मान जाएंगे। लेकिन अगर हम्म आपका ये कहना है कि हमें क्राइमिया चाहिए, वो जेलेंस्की की सबसे पहली कंडीशन यही है कि हमें हम्म क्राइमिया दीजिए। क्राइमिया नहीं आएगा। एक बार रूस ने हम्म जीत लिया है, आज से 10 साल पहले, वो नहीं छोड़ेंगे। हम्म उनकी रेजिस्टेंस चीजों पर डिपेंड करती है। हम्म तो अगर ये हम्म बात है तो रूस आपको और चीजों में आपको कर देगी। ठीक है, हमने ईस्टर्न हम्म यूक्रेन में जो नई नई चीजें हमने हथियाई हैं, वो आपको एम्बेसडर वापस कर सोनी, देंगे। इस बात का कितना खतरा है कि यूक्रेन जो है वो अनादर सीरिया या इराक होगा जहां पे जाने कितने साल से लड़ाई चल ही रही है? क्या ये खतरा बरकरार है? क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न फोर्सेस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रूस की हार तक ये जंग तय रहेगी। देखिए, हार तो इतनी नियर फ्यूचर में तो होगी नहीं हार, ये तो 100% हम्म पॉसिबल कि हम्म यूक्रेन को लंबी लड़ाई लेनी पड़ेगी। अभी तक यूक्रेन को बेतहाशा पैसा आ रहा था, $1 ट्रिलियन आ गए हैं हम्म उनके पास। लेकिन हम्म अब क्या हुआ है कि अब हमास की जो प्रॉब्लम इसराइल की है वो नंबर 1 आ गई है। हम्म यूक्रेन और हम्म रूस की जो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी हम्म फॉर यूरोप हम्म एंड नेटो इज नंबर हम्म 2। हम्म तो जितना पैसा हम्म उनका यूक्रेन में आ रहा था, काफी डाइवर्ट हो रहा है इस साइड पे। हम्म तो और हम्म दूसरा है, वो एक एक एक्सप्रेशन है कि एड फटीग चल रहा है।
आप कब तक पैसे देते जाएंगे? शुरुआत जब बात लड़ाई हुई थी तो लोग कहते थे कि ये 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, और इसलिए हम जितनी भी हमको सेक्रीफाइस करनी है कर लो। अरे भैया 2.5 साल हो गए और आसपास नजर नहीं दिखाई दे रहा कि कब तक सॉल्व होगी, तो वो कब तक देते रहेंगे? मेरा केस तो यही है कि लड़ाई अभी चलेगी और थोड़ी देर और चलेगी। सोनी, क्या आप ये मानते हैं कि कैपिटल हिल पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर जब जनवरी 2025 में एक नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होगा तो उसके बाद पॉलिसी में चेंज आ सकता है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो पॉलिसी में बहुत चेंज आ सकता है? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका में जब तक इलेक्शन है तब तक ये लड़ाई अभी फिलहाल इस स्टेटस को में रह सकती है और उसके बाद कोई अमेरिकन इंटरवेंशन ही इसको रोक पाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब उससे पहले ब्रेक थ्रू आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। 3 महीने रह गए उनके इलेक्शन के, और 3 महीने में कोई चीज इतनी चाहेंगे नहीं कि क्या क्या करें। अगर ट्रंप आ गए तो ये गुड न्यूज नहीं है, खासकर यूक्रेन के लिए, क्योंकि एक तो वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी करेंगे, उसके अलावा वो बाहर जितना भी पैसा जा रहा है, जितनी भी एड जा रही है, उसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल तो नहीं कर सकते, लेकिन सिग्निफिकेंट एरिया में अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो वो नहीं देंगे आपको। तो इसीलिए अब जब तक वो 2-3 महीने ये यूक्रेन की ये एफर्ट होगा कि जितना आप ग्राउंड जीत सके वो ले लें, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मुझे लगता है पल्लवी, दर्शकों के अगर कुछ और सवाल इस बीच में आए हों तो वो भी आप एम्बेसडर सोनी से पूछें। बिल्कुल एम्बेसडर सोनी, एक सवाल दरअसल सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरी बातचीत का जो मुख्य केंद्र है वो सिर्फ इतना है कि ये जो जंग है वो कब जाकर रुकेगी। तो उम्मीद करें कि जब दोनों नेता साथ आए, प्रधानमंत्री मोदी दोनों नेताओं को अपने साथ बिठाकर बात करें, तो शायद इस जंग का जो हल है यानी खत्म होने का जो तरीका है वो निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। देखिए, उसके लिए हम आप ड्रीम कर सकते हैं, ख्वाब में देख सकते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा विचार, हमारे सब एफर्ट यही है कि दोनों जल्दी के आए, लेकिन आमने सामने हिंदुस्तान की सॉइल पे लाना, इट इज टू ऑप्टिमिस्टिक गेस, एंड इट्स अ गेस एंड नॉट अ रियलिटी। और हमको रियलिटी में देखना चाहिए, वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तो आप उसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि जो नेक्स्ट पीस प्रोसेस होगा उसके हम इनिशिएटर होंगे या वो उनकी जो मीटिंग होगी यहाँ पर होगी, नहीं होने वाली। और अगर जब तक जितना जल्दी हम उसको समझ सकें, उसके लिए आप दूसरों को गुमराह भी नहीं कर सकते। सर यहाँ लेकिन सपने की जी बोलिए आप अपना सवाल पूरा करें। नहीं, आप अपना सवाल पूरा करें पहले। इसी में अगर मैं चीन का रोल जोड़ना चाहूं सर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरी और प्रणय की बात हो रही थी, प्रणय ने वहां पर चीन का भी जिक्र किया था। अगर मैं चीन का रोल इसमें जोड़ना चाहूं तो आप इसे कैसे समझाना चाहेंगे? और बिल्कुल पल्लवी के सवाल में एक छोटा सा एडिशन में करना चाहूंगा एम्बेसडर सोनी, कि भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर जाते हैं, लेकिन उसी दौरान उसी टाइमिंग के ऊपर रूस और बेलारूस के दौरे पर जाते हैं चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग। तो इन दौरों को, दोनों दौरों को किस तरीके से देखना चाहिए इस पूरे इलाके की रणनीतिक बिसात पर? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा, बिकॉज सारे 15-20 मिनट से डिस्कशन चल रहा है, चीन का नाम नहीं आया। अरे चीन तो सबसे बड़ा प्लेयर होएगा, मैं बताऊं आपको, क्योंकि बगैर चीन के रूस की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है। किसी से बाहर मिलने की जरूरत पड़ेगी, साइकोलॉजिकली नहीं, मटेरियली ही नहीं, लेकिन और जगह पर यूएन में और अदर एजेंसीज में भी उनको चीन की जरूरत पड़ेगी। और चीन की ये खासियत है कि वो बिहाइंड द सीन गेम खेल रहे हैं, अप फ्रंट आ ही नहीं रहे हैं, और लेकिन उस जो गेम खेल रहे हैं उसका बहुत ही बड़ा डीप गेम है। और हमको खासकर हिंदुस्तान के लिए बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कितना वो रूस के पास आ जाते हैं तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जितना रशिया यही नहीं चाहेगा कि चीन को। लेकिन एम्बेसडर सोनी, एक तरफ चीन की तरफ से एक पीस फार्मूला दिया गया था, कहा गया था कि भाई वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, बाकायदा एक पीस फार्मूला भी उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन दूसरी तरफ वो रशिया को हथियार भी दे रहे हैं। यानी एक तरफ वो शांति की बात तो कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई मूवमेंट हुआ नहीं, लेकिन वो अपनी हथियारों की सप्लाई, और जो आप कह रहे हैं कि भाई इसी मौके को उन्होंने चुना रूस के साथ अपनी नजदीकी दिखाने के लिए में भी, जताने में भी, और बाकायदा वो मटेरियली इसका लाभ उठाना चाहते हैं कि रूस के कितना क्लोज आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, चीन का जो डीवियस गेम है, बताओ, सबसे ज्यादा डेंजरस गेम है, बिकॉज वो उसके बारे में बातचीत नहीं करते किसी को, लेकिन बिहाइंड द सीन जो गेम खेलते हैं, और
आगे नहीं आएंगे तो इसका मतलब उनका फॉल आउट और उनका इफेक्ट भी उनके ऊपर बहुत कम पड़ेगा। उनको ब्लेम नहीं आएगा, लेकिन बगैर उनके नेक्स्ट शतरंज की जो आगे चाल है वो भी नहीं चलेंगे। तो बिहाइंड से जो चाइना को रूस को कंट्रोल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे रहे हैं, वो करते रहेंगे और उनको कोई ब्लेम ही नहीं आएगा। आज सारे यूरोपियन को, नाटो को ब्लेम कर रहे हैं, कोई चाइना को ब्लेम कर रहा है। एक्सेप्ट हिंदुस्तान बता रहा है कि रियलिटी क्या है कि आप रूस को बोल रहा है कि आप इतना ज्यादा डिपेंड करोगे तो हमारा केस भी थोड़ा उसमें अफेक्ट होगा और हमारे स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस भी आने शुरू हो जाएंगे अगर आप उनके पूरे साथ गए। तो ये चीज जो है वो आपने अच्छा हुआ बिफोर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, वो अगर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता अगर आप ये एंगल नहीं लाते कि चाइना का क्या गेम है। और ये जैसे आपने बताया कि उनकी जो विजिट लुकाशेंको के मीटिंग वगैरह जो चाइनीज की हुई है दोनों कंट्री में गया है, तो क्या मैसेज क्या दे रहे हैं कि भाई देखिए उधर रूस और चाइना पास आ रूस और बेलारूस आ रही है और बैक करने वाला कौन है? चाइना। दोनों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। तो ये तो क्या इस विजिट को ऐसे देखना चाहिए सर, बेलारूस की तरफ से जो मिलिट्री पॉस्चरिंग देखने को मिली, ये भी एकदम इमीडिएट सक्सेशन में चीन के प्रधानमंत्री की यात्रा खत्म होती है और उसके तत्काल बाद एक समर एक्सरसाइज के नाम पर वैगनर ग्रुप और बेलारूस की फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पर जमा होने लग जाती हैं। और वो दौरा भी कहां से करके आ रहे थे? वो मॉस्को से दौरा करके मिन्स्क पहुंचे थे। ठीक कह रहे हैं। देखिए इसी में आपको याद दिलाऊं, 1-1.5 साल पहले की बात है, उस वक्त भी एक न्यूक्लियर थ्रेट की बात हो रही थी। वो थ्रेट कहां से आया था? बेलारूस ने कहा था कि वी आर कीपिंग आवर न्यूक्लियर फायर मशीनरी इन प्लेस। ये नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। एक डेंजर, उन्होंने एक सिग्नल और एक बड़ा डेंजरस सिचुएशन कहा था कि और ये यूज नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं, लेकिन उनको आर्गुमेंट यूज करने के लिए कहा था कि अगर आपने इनको ठीक तरह से ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं किया तो हमको अपनी जो फोर्सेस है वो अपफ्रंट लानी पड़ेगी। ये इन्होंने 1-1.5 साल पहले का स्टांस था और नाउ उसका अपडेट आ गया 2.0 यू कैन कॉल इट। तो ये गेम ट्रिपल गेम हो गया उनका, ट्रायो का गेम शुरू हो गया। रूस, चाइना और बेलारूस मिलके लेसन देना चाहते हैं इस यूरोप को, नेटो को और यूक्रेन को कि आप अपने बूते पर लड़िए। आप हमेशा यही नहीं कहिए कि सारे आपके पीछे आ जाएंगे, ये अब ये चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? हम ही आएगा आपके। सो ये है इनका गेम का। तो कुल मिलाकर ये कहें सर कि ये जो जंग है रूस इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और अभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जंग रुकेगी। रूस नहीं बढ़ाना चाहता, वो ये चाहता है कि जो बढ़ोतरी हो रही है कहां से हो रही है? रूस की तरफ से नहीं, वो तो डिफेंसिव है, यूक्रेन ऑफेंसिव डिफेंस यू कैन कॉल इट। क्योंकि ये जो प्रेशर उनके वहां पर जो डाल रहे हैं तो प्रेशर तो रशिया इसके पास, यूक्रेन के पास है ना, वो नए नए आइडियाज ढूंढ रहे हैं। कुर्स देखा, अब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने कुछ शुरुआत की। तो बढ़ाने वाले रूस में इंटरेस्ट नहीं है, बढ़ाने वाले हैं यूक्रेन कि वो लॉस्ट ग्राउंड जो है उसको वापस ले लिया जाए और नेगोशिएशन टेबल पे जब जाएं तो विद स्ट्रेंथ के साथ जाएं और उनसे कुछ कंसेशन ले पाए। ये इनका गेम प्लान है। बिल्कुल। प्रणय, कोई सवाल? जी, मुझे लगता है कि काफी हो गया। अगर आप दर्शकों के कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। अभी थोड़ी देर पहले ही जजपाल चौधरी हैं, उन्होंने ही लिखा था दरअसल कि रूस इस जंग को लंबे समय तक खींचना चाहता है। तो मुझे लगता है जयपाल आपको आपके सवालों का जवाब एम्बेसडर सर ने दे दिया होगा। और इसके साथ ही सर एक इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर और उसके जवाब के साथ खत्म करना चाहेंगे। आपको खुद क्या लगता है कितने दिनों में ये जंग खत्म होगी? देखिए पिछली बारी जब लड़ाई शुरू हुई थी सब कह रहे थे 3 हफ्ते में जाएंगी, अब 3 साल होने वाले हो जाएंगे जल्दी से। अभी मेरा ख्याल नहीं होगा, अभी कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है और ये सब होगा यूएस इलेक्शन के बाद। उसके बीच में और भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी इलेक्शन है, तो इसलिए अभी ब्रेक थ्रू नहीं समझ सकता। इन बिटवीन उनकी पोस्टिंग चलेंगी, उनकी नई नई प्लान्स होंगे, हो सकता है नई और भी आ जाए, लेकिन मेरे विचार में नियर फ्यूचर में तो नहीं होगा। इसको आप अगले साल तक के लिए कर लीजिए, इसका जो सोल्यूशन फाइंडिंग जो है।
जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि इस वक़्त रूस और यूक्रेन में जो हो रहा है, जो सवाल थे आप सभी के, उन सवालों को हम कुछ हद तक सॉल्व करने की स्थिति में पहुँचे और आप लोगों को समझ में आया कि अभी फ़िलहाल स्थितियाँ क्या हैं और आने वाले दिनों में स्थितियाँ क्या होंगी। कुछ और भी अगर आपके सवाल होंगे तो हमें लिख कर भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं पहली बार ये अमर उजाला के फोरम पे आया हूं, बड़ा अच्छा लगा और आपके जो सवाल थे बड़े ही सर्चिंग क्वेश्चन थे, आसान नहीं थे लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन थे और खासकर आपके जो श्रोतागण हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे-अच्छे सवाल पूछे। मेरे विचार में सिचुएशन जो मैंने डायरेक्ट फ्रैंकली बताई, आपको शायद कुछ सवालों के जवाब ठीक अच्छे भी नहीं लगे होंगे, लेकिन सच्चाई तो मेरा बताने का काम था। तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू प्रणय आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।